डीमन स्लेयर चैप्टर 177। कोकुशिबू सोचता है जो लोग किसी से भी नहीं जलते वो सिर्फ लकी है, क्योंकि वो कभी किसी ऐसे इंसान से नहीं मिले जिससे भगवान भी प्यार करते हो। एक इतना ताकतवर इंसान जो किसी को भी जला दे, जैसे मानो वो एक सूरज हो। जब हम पैदा हुए तो जुड़वा बच्चों को अशुभ माना जाता था, क्योंकि बाद में उनकी जमीन पर लड़ाई होती थी। मेरे भाई योरिची के सर पर एक भद्दा सा निशान था, इसलिए मेरे फादर ने ऑर्डर दिया कि उसे मार दिया जाए। पर जब मेरी माँ ने ये बात सुनी तो वो काफी गुस्सा हुई, इसलिए उसे मारने की जगह ये प्लान किया गया कि जैसे ही वो 10 साल का होगा तो उसे एक मंदिर में भेज दिया जाएगा साधु बनने के लिए। भले ही हम भाई थे, पर हमारे कमरे, हमारे किमोनो, हमारी पढ़ाई, यहाँ तक कि हमारा खाना, सब कुछ एक दूसरे से काफी अलग था। इसी वजह से योरिची ने कभी मेरी माँ का आंचल नहीं छोड़ा। जब भी मैं उसे देखता था तो वो मेरी मदर के लेफ्ट साइड को पकड़े हुए रहता था। मैं हमेशा सोचता था कि योरिची कितना बचकाना है, मुझे उस पर दया आती थी। जब मेरे फादर बाहर होते थे तो मैं उसके छोटे से कमरे में चला जाता था। अगर मैं उसे कुछ भी देता तो मेरे फादर को पता चल जाता, इसलिए मैंने एक छोटी सी फ्लूट बनाई और उसे दे दी। मैंने कभी भी बचपन में योरिची को हंसते हुए नहीं देखा। 7 साल का होने से पहले उसने बात भी नहीं की, इसलिए लोगों को लगता था कि वो बहरा है। पर जब वो मुझे स्वॉर्ड प्रैक्टिस करते हुए देखता था तो मुझे पता लग गया कि वो बाकियों से अलग था। योरिची पेड़ के पीछे बिना किसी आवाज के खड़ा था। इसने मुझे डरा दिया। योरिची कहता है, भाई क्या तुम्हारा सपना इस देश का सबसे ताकतवर समुराई बनने का है? जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो जब उसने पहली बार कुछ कहा तो काफी फ्लुएंट था। ये इतना शॉकिंग था कि मेरी वुडन स्वॉर्ड मेरे हाथ से गिर गई। उसके बाद वो कहने लगा कि उसे भी समुराई बनना है। भले ही 10 साल का होने के बाद वो साधु बनने के लिए टेंपल में चला जाएगा। वो एक पुजारी बनने वाला था, ना कि एक समुराई। क्या उसे ये बात समझ नहीं आई थी? उस दिन वो पहली बार हंस पड़ा। मुझे इससे घिन आ रही थी। एक सामुराई अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर लड़ता है। एक बच्चा जो कि अपनी माँ को देखते ही उसके आंचल में चला जाए, वो कभी भी ऐसा इंसान नहीं बन सकता। पर उसके बाद वो प्रैक्टिस पर आने लगा और बाकियों से कहने लगा कि उसे भी ये सीखना है। मेरे फादर का नौकर जो कि मुझे स्वॉर्ड का रास्ता सिखा रहा था, उसने उसे एक छोटी सी शिनाई दे दी। उसने बस उसे छोटे मोटे इंस्ट्रक्शन दिए थे और एक तलवार को पकड़ना सिखाया था। उसके बाद उसने योरिची से कहा कि वो उस पर हमला करे। योरिची एक सांस लेता है और लगातार उसके ऊपर हमला करता है। वो उसके पैर पर हमला करके उसे नीचे जमीन पर गिरा देता है। इस वक्त मिचिकात्सु बिल्कुल हैरान था। मैं कभी भी अपने फादर के नौकर को नहीं हरा पाया, भले ही मैंने कितनी कोशिश क्यों ना की हो। पर योरिची ने एक ही पल में 4 हमले करके उसे बेहोश कर दिया। एक 7 साल के बच्चे ने उसकी गर्दन, छाती, पेट और पैर पर चोट पहुंचाई थी। उसकी हड्डियां नहीं टूटी थी, पर उसे बहुत ज्यादा सूजन आ चुकी थी। उसके बाद योरिची ने कभी नहीं कहा कि वो सामुराई बनना चाहता है, क्योंकि औरों को मारने के बाद उसे बुरा फील होता था। पर मैं योरिची की ताकत का राज जानना चाहता था, इसलिए मैं उससे बार बार पूछता रहा और उसने कुछ ऐसा कहा जिसके ऊपर मुझे यकीन नहीं हो रहा था। योरिची कहता है, जब तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे ऊपर हमला करता है तो उससे पहले उसकी लंग एक्सपैंड होती है। उसकी बोन मूवमेंट, मसल कॉन्ट्रैक्शन और ब्लड फ्लो को ध्यान से देखो। मुझे समझ में भी नहीं आया कि उसने क्या कहा, पर योरिची एक जिंदा चीज के आर पार देख सकता था। उसके सर के निशान की तरह उसकी नजरें भी अलग थी और उसकी बॉडी इतनी ताकतवर थी कि वो इन चीजों से रिएक्ट कर सके। जिस बच्चे पर मैं दया खा रहा था वो मुझसे ज्यादा ताकतवर था। योरिची कहता है, पर स्वॉर्ड के बारे में बात करने से ज्यादा मैं तुम्हारे साथ सुगोरोकू खेलना चाहता हूँ और पतंग उड़ाना चाहता हूँ भाई। मैं अपनी पूरी जिंदगी एक स्वॉर्ड को देना चाहता था। ये रास्ता दर्द और कांटों भरा है। सब कहते थे कि मेरे पास टैलेंट था, इसलिए मैं थोड़ी और मेहनत करके स्ट्रॉन्ग बन सकता था। पर मेरी ग्रोथ की स्पीड एक कछुए जितनी थी। जब मैं इसे इस जीनियस से कंपेयर करता था, कितना अच्छा होता अगर टैलेंट उन्हें मिलता जो उसे चाहते हो। पर योरिची जब इस स्वॉर्ड के बारे में बात करता था तो बोर हो जाता था। उसके पास टैलेंट था, वो फिर भी खुश नहीं था। योरिची के लिए एक स्वॉर्ड की वैल्यू बच्चों के गेम से भी कम थी। हमारी जगह बदल गई। मेरे फादर के नौकर ने सब कुछ मेरे फादर को बता दिया। अब योरिची अगला हेड बनने वाला था और मैं उस छोटे से रूम में आ गया। अब मुझे एक पुजारी बनना था। मेरा सामुराई बनने का सपना सपना ही रह जाता। पर जब भी उससे आवाज आती है, भाई। मिचिकात्सु कहता है, क्या? हमारी माँ इस दुनिया में नहीं रही। मिचिकात्सु कहता है, क्या? योरिची उस सुबह 3 बजे आया। मैंने अपने माँ की मौत एक्सपेक्ट नहीं की थी। मिचिकात्सु कहता है, तुम अचानक से क्यों आ गए? क्या हुआ? मुझे माफ कर दो, आप बाकी की चीजें हमारी देखभाल करने वाली ईंटों से पूछ सकते हो। मैं अब मंदिर के लिए जा रहा हूँ। मंदिर के लिए? अभी? हाँ, मैं बस आपको गुड बाय कहना चाहता था। ये फ्लूट। मिचिकात्सु कहता है, फ्लूट? योरिची कहता है, मैं इस फ्लूट को तुम्हारे जैसा मानता हूँ भाई। भले ही हम कितनी दूर क्यों ना हो, मैं कभी भी अपने मन को नहीं हारूंगा और मैं रोज मेहनत करूंगा। योरिची के पास एक फ्लूट थी जो कि थोड़ी बहुत साउंड क्रिएट कर सकती थी।
फिर भी वो उसे ऐसे पकड़े हुए था मानो वो खजाना हो। वो वापस मुस्कुराया। जिस चीज को वो पकड़े हुए था वो कबाड़ थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतना खुश क्यों है, ये कितना बुरा है, पर मैं उसे कुछ भी नहीं कह सकता था। योरिची ने अपना सर झुकाया। फिर वो किसी जगह पर चला गया। उसके पास थोड़ा ही सामान था। हमारी माँ की डायरी के हिसाब से योरिची को पता लग गया कि अब वो अगला सक्सेसर होगा, इसलिए उसने जब ही इस घर को छोड़ने का फैसला कर लिया। और योरिची को हमारी माँ की बीमारी और उनके बच्चे कुछ दिनों के बारे में भी पता था। उनकी लेफ्ट साइड पर बहुत सालों से दर्द हो रहा था। उनकी लेफ्ट साइड योरिची हमारी माँ का आंचल नहीं पकड़ रहा था, वो उन्हें सहारा दे रहा था क्योंकि वो अपनी बीमारी की वजह से कमजोर थी। उस पल मुझे मेरे पूरे शरीर में जलन महसूस हो रही थी। मैं उस जीनियस से दिल से नफरत करता था जिसका नाम योरिची था। और ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म हो जाता है। डीमन स्लेयर चैप्टर 178। मिचिकात्सु सोचता है, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, बस मर जाओ। जब तक तुम जिंदा हो मेरे पास मत आना। इस दुनिया के नियम तुम्हारी एग्जिस्टेंस से ही खत्म हो जाते हैं। मेरे फादर ने कुछ लोगों को योरिची को वापस लाने के लिए मंदिर में भेजा, पर वो वापस नहीं आया। फिर उसने सारे कॉन्टैक्ट तोड़ दिए और पूरी तरीके से गायब हो गया। पता नहीं उसे किडनैप कर लिया गया, वो खाई में गिर गया, या फिर एक भालू ने उसे मार दिया। पर मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। उसके बाद 10 साल तक मेरी जिंदगी शांत रही। मेरे पास मेरी वाइफ और मेरे बच्चे थे। ये शांति भरे दिन थोड़े से बोरिंग थे। टाइम काफी स्लो चल रहा था, पर जब ही मेरे लोगों पर डीमन ने हमला कर दिया और वो रुका हुआ समय चलने लगा। हम एक दूसरे से वापस मिले बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से। योरिची ने मुझे डीमन से बचाया। उसकी स्वॉर्ड स्किल्स काफी इंप्रूव हो चुकी थी। उसके बचपन वाली स्किल्स अब इसके सामने कुछ भी नहीं थी। उसने एक ऐसी चीज को इतनी आसानी से हरा दिया जो कि इंसान भी नहीं थी। जब मैंने योरिची को देखा तो मेरे शांति भरे दिन खत्म हो गए। वो जलन और नफरत एक और बार मुझे महसूस हुई। योरिची कहता है, मुझे माफ कर दो भाई। योरिची ने लेट आने के लिए मुझसे माफी मांगी और मेरे नौकरों की डेथ के लिए भी। योरिची ताकतवर था और अब उसमें कुछ भी कमी नहीं थी। मैंने उसकी ताकत और स्किल्स देखी। मैं इस ताकत को चाहता था। मैंने अपना घर, मेरी बीवी, मेरे बच्चों को छोड़ दिया और योरिची की तरह एक डीमन स्लेयर का रास्ता चुना। योरिची हर किसी को अपनी स्वॉर्ड टेक्निक और ब्रीदिंग टेक्निक सिखा रहा था, पर कोई भी उसके लेवल तक नहीं पहुंच पाया। योरिची ने हर किसी की ताकत पर काम किया और एक ब्रीदिंग सिस्टम बनाया। सन ब्रीदिंग के और भी रूप एक के बाद एक आते रहे। और भी लोगों के सर पर निशान आया और डीमन स्लेयर्स की ताकत बढ़ गई। एक मार्क मेरे सर पर भी आ गया था, बिल्कुल योरिची की तरह। पर आखिर में मैं सन ब्रीदिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। मैं एक दूसरी फॉर्म का इस्तेमाल करता था, जिसे बाद में मैंने मून ब्रीदिंग कहा। मुझे लगा था कि ट्रेनिंग करके मैं योरिची जितना ताकतवर बन सकता हूँ, पर जब मुझे इन ख्यालों पर गुस्सा आ रहा था तो एक के बाद एक मार्क वाले लोग मरने लगे। उन्होंने मार्क की कीमत अपनी जिंदगी से चुकाई। अब ये सुनहरे दिन खत्म होने वाले थे। अब मेरा भी कोई भविष्य नहीं था। ट्रेनिंग के लिए भी मेरे पास टाइम नहीं बचा था। जब भी उससे मुझे मिलता है तो क्यों ना तुम एक डीमन बन जाओ। अगर तुम डीमन बन जाओगे तो तुम हमेशा के लिए जियोगे। तुम अपनी टेक्निक्स को परफेक्ट करना चाहते हो और मैं एक ब्रीदिंग यूजर को एक डीमन बनाना चाहता हूँ। तो तुम क्या कहते हो? तुम्हें अपनी किस्मत खुद चुनने का मौका मिलेगा और बाकी लोगों को ये मौका कभी नहीं मिलेगा। मैं जिस चीज को अपने दिल से चाहता था वो मेरे सामने थी। अब मैं सभी बंधनों से मुक्त हो चुका था, या फिर मुझे हो जाना चाहिए था, पर तुम वापस मेरे सामने आ गए और तुमने दिखाया कि तुम अभी भी इस दुनिया से परे हो। जब तुम बूढ़ी उम्र के कारण मरे तो तुम मुझसे आगे थे। कोई भी तुम्हें नहीं हरा सकता था, यहाँ तक कि वो आदमी भी। कोई तुम्हें खरोच तक नहीं पहुंचा सकता था योरिची। क्यों तुम मुझे हमेशा इतना बुरा क्यों महसूस कराते हो? वो उसकी डेड बॉडी पर हमला करता है। नफरत नफरत, वो उसकी डेड बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। योरिची के पास वो फ्लूट अभी तक थी, उसके 2 टुकड़े हो चुके थे। उसे योरिची की बात याद आती है। मैं इस फ्लूट को तुम्हारी तरह समझता हूँ भाई। कोकुशिबु रोने लगता है, बस रुक जाओ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तुम्हारा चेहरा देखकर भी मुझे उल्टी आती है। तुम्हारी आवाज सुनकर मेरे पूरे शरीर में गुस्सा भर जाता है। इन सब के बावजूद भी, इतने सैकड़ों साल जीने के बावजूद भी, मैं अभी भी तुम्हें नहीं भूल पाया जिसे मैं सबसे ज्यादा भुलाना चाहता था। मैं हमारी माँ का, हमारे पिता का, यहाँ तक कि मेरे बीवी और बच्चों का भी चेहरा याद नहीं कर सकता। पर तुम्हारा चेहरा बिल्कुल आसमान की तरह साफ है, बिल्कुल सूरज की तरह। तुम्हारे आसपास के लोग तुम तक पहुँचना चाहते हैं, वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, पर आखिर में बस हम तड़प सकते हैं जब तक हम राख बनकर गायब ना हो जाए। हाँ, कुछ भी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं मिला। मैंने अपने घर को छोड़ दिया, मैंने अपने परिवार को छोड़ दिया, यहाँ तक कि मैंने अपनी इंसानियत को छोड़ दिया। मैंने अपने वंशज को बिना कुछ सोचे मार दिया।
मैंने अपने अंदर के सामुराई को छोड़ दिया। इतना दूर आने के बाद भी क्या ये किसी भी काम नहीं आया? तुमने कहा था कि जो भी अपनी कला का मास्टर होगा वो सब एक ही जगह पर आ जाएंगे, पर मैं कभी भी वहां तक नहीं पहुंचा। मैं कभी भी उस दुनिया को नहीं देख पाया जिसे तुम देख रहे थे। तुम्हारी मौत के बाद जो भी सन ब्रीदिंग को जानता था उसे मैंने और उस इंसान ने मार दिया। फिर भी तुम्हारी ब्रीदिंग अभी तक क्यों बची है? मैं अपने पीछे कुछ भी क्यों नहीं छोड़ पाया? क्यों मुझे कोई भी नहीं जानता? क्यों मैं और तुम इतने अलग हैं? मैं इस धरती पर पैदा भी क्यों हुआ था? मुझे बताओ योरिची। कोकुशिबु राख बन जाता है और उसके पास उस फ्लूट के दोनों टुकड़े अभी तक थे। और ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म होता है। डीमन स्लेयर चैप्टर 179। ग्योमे कहता है, शिनाजुगावा अपने हमले रोक दो, अब डीमन रीजनरेट नहीं कर रहा है। पर साने में लड़ते लड़ते बेहोश हो चुका था। शिनाजुगावा अभी ये खत्म हो गया, अपर मून वन हार चुका है, ये लड़ाई खत्म हो गई है। ग्योमे उसे पकड़ लेता है। वो सोचता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा, वो भी होश होने के बाद भी लड़ता रहा। गैन्या तोकितो। गैन्या पड़े पड़े कहता है, हिमेजिमा सान आनिकी तोकितो सान। ग्योमे कहता है हम जिंदा है, ये ठीक है। तोकितो ग्योमे तोकितो की तरफ देखता है। मेरे ऊपर ध्यान मत दो, तोकितो सान को ठीक करो जल्दी। ग्योमे सोचता है वो अभी तक जिंदा है क्योंकि उसने डीमन को अब्जॉर्ब कर लिया था, पर उसके खून के साथ डीमन के इफेक्ट भी जा रहे हैं। शिनाजुगावा का खून रेयर है, पर इन दोनों को आसपास रखने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। वो सानेमी को गैन्या के पास लेटा देता है। आनिकी आप जिंदा हो, ये अच्छा हुआ। ग्योमे तोकितो के पास चला जाता है। तोकितो तुम दोनों का शुक्रिया, हम तुम्हारी वजह से जीते। मैं दिल से तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट फील करता हूँ। तुम कितने यंग थे और आखिर तक कितने अच्छे थे। हम मुजान को हराकर तुम्हारे पास आएंगे, इसलिए आराम से सो जाओ। ग्योमे उसकी आंखें बंद कर देता है। पर जब मिचिरो की आंखें आफ्टर लाइफ में खुलती है, मिचिरो कहता है नीसान। उसका भाई यूचिरो कहता है यहाँ मत आओ, वापस जाओ। पर क्यों? मैंने इतनी मेहनत की, क्या आप मेरी तारीफ नहीं करोगे? क्यों? यही मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। तुम भाग सकते थे, अभी तुम सिर्फ 14 साल के हो। मैं अपने दोस्तों को छोड़कर नहीं भाग सकता था, पर अगर तुम भाग जाते तो तुम नहीं मरते। और तुम यहाँ पर क्यों मरे? इस मौत का कोई भी मतलब नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि तुम क्यों पैदा हुए थे? पर निशान आप तो 11 साल की उम्र में मर गए थे, तो आपकी हालत तो मुझसे भी बुरी हुई। और मैं क्यों पैदा हुआ था? मुझे इसका आंसर पता है। मैं खुश होने के लिए पैदा हुआ था, और आपके लिए भी ऐसा ही है निशान। क्या मैं गलत हूँ? क्या आप खुश नहीं थे? क्या आपको कभी भी खुशी महसूस नहीं हुई? मियोचिरो आगे कहता है, मैं खुश था जब हम चारों एक साथ एक परिवार की तरह जीते थे, और जब मैं अकेला रह गया तो मुझे दर्द का सामना करना पड़ा। पर मैंने दोस्त बनाए और मुझे मजा आया, और मैं वापस हंस सकता था। मैं इतनी बार खुश हुआ कि मैं उन्हें गिन भी नहीं सकता। क्या ये इतना बुरा है? मैं किसी भी चीज से नहीं भागा, मैंने अपनी नजरों को नहीं फेरा। मैंने मेरे दोस्तों के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, और मुझे इसका पछतावा नहीं है। इसलिए ऐसा मत कहो कि इस मौत का कोई भी मतलब नहीं है। अगर आपके अलावा और कोई होता तो वो कुछ भी कह सकता था, पर मैं नहीं चाहता कि आप ऐसा कहो निशान। यूचिरो कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझे ये पता है, पर मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देखना चाहता था म्यूचिरो, सिर्फ तुम्हें म्यूचिरो। वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। जब इस सानेमी की आंख खुलती है, वो एकदम से हैरान था। यहाँ पर क्या हुआ? तुम्हारी बॉडी वो राख बन रही है एक डीमन की तरह। गैन्या कहता है, आनिकी चिंता मत करो, मैं कुछ करूंगा, तुम्हारे नीचान तुम्हें बचा लेंगे। नीचान मुझे माफ कर दो, मैंने जब आपको ब्लेम किया, मुझे माफ कर दो भोज बनने के लिए। तुम मेरे लिए कभी भोज नहीं थे, एक बार के लिए भी मैंने ऐसा नहीं सोचा, इसलिए मत मरो, और मेरे सामने मरने की तो कोशिश भी मत करना। मुझे बचाने के लिए आपका शुक्रिया। मैंने तुम्हें ऐसे ही नहीं बचाया था गधे। आप मुझे बचाना चाहते थे और मैं आपको बचाना चाहता था नीचान। हम एक जैसे हैं क्योंकि हम भाई हैं। आपको इतना दुख हुआ, मैं चाहता हूँ कि आप खुश रहो, मैं चाहता हूँ कि आप ना मरो, क्योंकि मेरे नीचान इस दुनिया में सबसे अच्छे हैं। ओ चलो भी भगवान, प्लीज प्लीज मेरे भाई को मुझसे मत छीनो। आपका शुक्रिया नीचान। गैन्या बिल्कुल राख बन जाता है। गैन्या गैन्या सानेमी बिल्कुल टूट चुका था। ग्योमे कहता है, शिनाजुगावा हमें जाना होगा, अपना सर ऊपर करो, ये मुजान के हारने तक खत्म नहीं होगा। और ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म हो जाता है।
डीमन स्लेयर चैप्टर 118। एक करो गियो और तांजीरो को सब कुछ बता देता है। म्यूचिरो और गैन्या के बारे में सुनकर तांजीरो रोने लगता है। वो सोचता है हर कोई मर रहा है, अपने आप को संभालो, आगे देखो और भागते रहो, आखिरी पल तक लड़ो। हर किसी ने यही किया, इसलिए मुझे भी यही करना होगा। मैं नहीं लड़ खड़ाऊंगा, भले मैं अभी भी परफेक्ट नहीं हूँ, मैं किसी भी चीज को इनहेरिट नहीं कर पाया। सेंजुरो कुन के लेटर को पढ़ने के बाद मुझे कुछ समझ में आया। हिनोकामी कागुरा की 13 फॉर्म्स होनी चाहिए, पर मुझे सिर्फ 12 का पता है। पर फिर भी मैं मुजान को हरा कर रहूंगा, हर किसी के लिए, मैं नहीं हम सब। दूसरी तरफ किरिया कहता है वो टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे, तामायो सान नहीं बचेगी, मुजान रिकवर कर लेगा। कानाता कहती है स्वर्ड्समैन की फर्स्ट टीम वहां पर पहुंचने ही वाली है, सेकंड टीम भी जल्दी पहुंच जाएगी। किरिया कहता है रुको, उन्हें मत जाने दो, उन्हें वहीं रोक दो, उन्हें मुजान तक मत पहुंचने देना, उनसे कहो कि हाशिरा के आने तक वो ऐसे ही खड़े रहे। वो स्वर्ड्समैन की टीम कहती है हमने उसे ढूंढ लिया, वो मुजान है, मेरी स्वॉर्ड उस तक नहीं पहुंच पा रही। एक कहता है शांत हो जाओ, दूसरा कहता है क्या कोई वहां पर जंप कर सकता है। एक डीमन स्लेयर कहता है चलो मुजान के इस फैले हुए फ्लैश को काट देते हैं। दूसरा कहता है नहीं रुको, हमें ऑर्डर मिले है कि हमें बस खड़े रहना है। फिर एक कहता है नहीं, हम खड़े नहीं रह सकते, हमें हाशिरा के पहुंचने तक कुछ तो मदद करनी ही पड़ेगी। पर जब उस फ्लैश कोकून में से मुजान जंप करता है, वो आते ही एक डीमन स्लेयर को मार देता है। मुजान वो बाहर आ गया। पल जब ही एक के बाद एक मुजान उन सबको मार देता है। किसी का मुंह कट चुका था तो किसी के पैर। किरिया कहता है हाशिरा के पहुंचने तक इंतजार करो, तुम बस उसका खाना बनोगे और उसे रिकवर करने में मदद कर दोगे, क्या कोई मुझे सुन सकता है। एक क्रो कहता है सब के सब भाग जाओ, सब के सब। मुजान कहता है वो सब मर चुके हैं। वो उस क्रो को भी मार देता है। जब तुम हजारों सालों तक जीते हो तो तुम्हें खाना उतना अच्छा नहीं लगता, पर अब जब मुझे भूख लगी है तो मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा है। तुम मेरे लिए इतना खाना लाए ताकि मैं रिकवर कर सकूं, मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए उबयाशिकी। क्या तुम्हारे बेटे या बेटी ने तुम्हारा पद संभाला? मुझे नहीं पता कि ऑर्डर कौन दे रहा है, पर वो काफी अच्छे हैं, शायद मैं उन्हें डीमन बना दूं अगर वो सर झुकाकर मुझे ऐसा करने के लिए कहे तो। वैसे भी मैंने अपने ज्यादातर सबऑर्डिनेट्स को खो दिया है। किरिया कहता है दूसरी टीम को वहां तक मत पहुंचने दो, मुजान के पास उन्हें मत जाने देना, वो और स्वर्ड्समैन को खाकर अपना स्टेमिना वापस पा लेगा। मुजान कहता है तो तामायो जो तुम्हारी दवाई है डीमंस को ह्यूमंस बनाने की, लगता है उसने काम नहीं किया। तामायो कहती है आज वो दिन है जब तुम नर्क में जाओगे। मुजान कहता है मुझे सैकड़ों लोगों ने यही बात कही है, पर कितना बुरा है ना, ये बात कभी भी सच नहीं होती। तामायो कहती है मेरे पति और मेरे बच्चों को वापस दो। ठीक है तो यहाँ पर मर जाओ और उस परिवार के पास चले जाओ जिसे तुमने मारा था। वो तामायो को बिल्कुल क्रश कर देता है। दूसरी तरफ यूशिरो को कुछ महसूस होता है। एक डीमन स्लेयर कहता है क्या हुआ यूशिरो, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें चोट लगी है? यूशिरो अपनी सेंसेस में नहीं था। मुजान बाकी डीमन स्लेयर्स को भी मारने लगता है। किरिया कहता है प्लीज वहाँ से चले जाओ, वहाँ से चले जाओ, क्या वो अभी तक नहीं पहुँचा, वो दूसरी डायरेक्शन में है। किरिया सोचता है बच्चे एक के बाद एक मरते जा रहे हैं, मुजान रिकवर कर लेगा और तामायो सान की जिंदगी जाया जाएगी। मुजान कहता है बहुत हुआ, तुम में से कोई भी मेरे काम नहीं आया, मैं आज रात डीमन स्लेयर्स को खत्म कर दूंगा, मैं उन सबको अभी मार दूंगा। और ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म हो जाता है।